Hello everybody, welcome to my channel Tips on Mathematics. So डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है डिस्कस करने जा रहे हैं मोशन इन 2 डायमेंशन। गाइज मैंने जो प्रीवियस के जितने वीडियो लेक्चर बनाए हैं और उसमें मैंने मोशन के बारे में डिस्कशन किया है, वो मोशन हम लोगों ने एनालाइज किया था 3 डायमेंशनल में। ठीक है, जैसे हमने डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल का यूज करके हम इक्वेशन ऑफ मोशन भी निकाले थे, तो वहां पर हमने जो है 3 डायमेंशनल वे में जो है स्टडी किया था मोशन के इक्वेशन को। लेकिन इस वीडियो में जो है हम मोशन के इक्वेशन को देखेंगे, लेकिन वो 2 डायमेंशनल वे में। 2 डायमेंशनल वे में कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे हमारे पास जनरली हम क्या देखते थे, 3 एक्सिस देखते थे, एक्स वाई और जेड, है ना। ये हो गया एक्स, ये हो गया हमारा वाई और ये हो गया हमारा जेड। तो ये हमारा है 3 डायमेंशनल 3D वे में। लेकिन अगर यहां से मैं ये जो जेड एक्सिस है इसको मैं हटा देता हूं, तो जो हमारे पास बचता है वो हमारा क्या है, एक्स और वाई बचता है। तो इसी 2 एक्सिस के हेल्प से हम जो है मोशन ऑफ इक्वेशन को स्टडी करेंगे। सो चलिए देखते हैं कि जो इसका स्टेटमेंट है और जो एग्जाम में इसका स्टेटमेंट है किस प्रकार से आएगा, वो देखते हैं। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो कैसे आ सकता है, टू डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ मोशन इन 2 डायमेंशन, सॉरी यहाँ पर जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इन 2 डायमेंशंस व्हेन द एक्टिंग फोर्सेस आर फाइनाइट। तो हमको क्या करना है उस टाइम, इक्वेशन ऑफ 2 मोशन निकालना है 2 डायमेंशन में, जब हमारे पास उस पर जो बॉडी है, जो रिजिड बॉडी है, उस पर जो फोर्स हमारा अप्लाई होगा वो हमारा कैसा फोर्स हो, फाइनाइट फोर्स हो। अब फाइनाइट जो वर्ड है उससे आप होप की परिचित होंगे कि फाइनाइट क्या होता है, ठीक है ना। फाइनाइट का मतलब है कि जिसको हम काउंट कर पाए, समझ में आया। तो हम एक ऐसा फोर्स लगाए जिसको हम काउंट कर पाए, ठीक है, जिसको हम काउंट कर पाए। तो यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, वी नो दैट द मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट मोशन। तो मोशन किसी रिजिड बॉडी का अगर मैं मोशन की बात करूं तो ये जो है क्या होता है, 2 इंडिपेंडेंट मोशन का कॉम्बिनेशन होता है। 2 इंडिपेंडेंट मोशन का कॉम्बिनेशन होता है। अब ये जो 2 इंडिपेंडेंट मोशन की हम बात कर रहे हैं वो क्या है, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पहला वाला है द मोशन ऑफ अ सेंटर ऑफ इनर्शिया। मैंने जो है इसके बारे में बहुत अच्छे से आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रखा है। आप लोग जो है मेरे प्लेलिस्ट में जाए, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज के जो प्लेलिस्ट है उसमें आप लोग जाए और वहां से जा करके ये टॉपिक सर्च करके आप लोग देख सकते हो। वहां से जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप यहां पर आइए, तब जाकर के आपको और अच्छे से क्लियर होगा टॉपिक के बारे में, ठीक है। तो मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ इनर्शिया जस्ट मैंने डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल जब करवाया था उसके बाद ही मैंने स्टार्ट किया था कि मोशन ऑफ सेंटर ऑफ इनर्शिया क्या होता है। उसके बाद जो सेकंड वाला आता है द मोशन अबाउट द सेंटर ऑफ इनर्शिया। तो जस्ट इसके ये वाला जो टॉपिक है सेंटर ऑफ इनर्शिया का, उसके जस्ट बाद मैंने ये वाला टॉपिक भी आप लोगों को करवाया था। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इसको, ये जो 2 टॉपिक है आप लोग इसे जरूर क्लियर करें, क्योंकि जब आप ये 2 टॉपिक क्लियर करेंगे तब जाकर के आप जो है इस टॉपिक को आप कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर जो चीजें हमने स्टडी किया था, ये जो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ इनर्शिया है, यहां पर जो हमने स्टडी किया था वो हमने 3 डायमेंशनल वे में स्टडी किया था। यानी कि वहां पर अगर कोई पोजीशन वेक्टर हो रहा था, कोई पोजीशन वेक्टर हमारे पास आ रहा था किसी पार्टिकल m का, तो उस पोजीशन वेक्टर का अगर कोऑर्डिनेट को हम डिनोट कर रहे थे तो x, y और z में डिनोट कर रहे थे, ठीक। उस पार्टिकल के पोजीशन को डिनोट करने के लिए हम वहां पर x, y और z कोऑर्डिनेट ले रहे थे। लेकिन यहां पर हम 2 डायमेंशनल वे में जो है स्टडी कर रहे हैं, इसीलिए यहां पर x और y कोऑर्डिनेट ही हम यहां पर असाइन करेंगे। सो गाइज आप लोग वीडियो देखेंगे तो वहां से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करूं, इस वाले का सॉल्यूशन देख रहे हैं, क्योंकि जब हम इन दोनों मोशन का कॉम्बिनेशन करेंगे तभी जाकर के हम जो है इस मोशन के इक्वेशन को हम निकाल सकते हैं, ठीक। तो इसीलिए दोनों का स्टडी करना। तो सबसे पहला वाला क्या है, इफ r बार बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड f बी द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग एट एनी पार्टिकल m ऑफ द बॉडी, ठीक है। देखो क्या कहा है, एक हमारे पास रिजिड बॉडी है, ये हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, ठीक है। तो इसको हमें 2 डायमेंशनल वे में स्टडी करना है, इसीलिए इसको हम इस प्रकार से बना देते हैं। अब इस रिजिड बॉडी का एक पार्टिकल मान लेते हैं P है,
इसका जो मास है वो m है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम यहाँ पर मान लेते हैं कि इसका यहाँ है। तो यहाँ से यहाँ तक का अगर मैं बात करूँ, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैं CG लिख देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक की मैं बात करूँ तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो r बार हमने ले लिया है, ठीक है। और ये हमारे पास x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया। 2 डायमेंशनल में हम जो है स्टडी कर रहे हैं। तो उसके लिए जो हमारे पास फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, हमने डीअलेम्बर्ट प्रिंसिपल से ये चीज डिराइव भी किया था। m d2 r बार ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ m। m हमारे पास क्या है, जितने भी एक्सटर्नल फोर्स होता है, जैसे ये बॉडी है, इस बॉडी के बाहर से जितने भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है उन सभी फोर्सेस का सम, ठीक। अब गाइस देखिए r बार है, r हमारा क्या है, पोजीशन वेक्टर है। तो पोजीशन कौन सा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के जो है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी, r जो है पोजीशन वेक्टर है इस पार्टिकल p के लिए जिसका मास हमारा m है। तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं। देखिए जो r बार होगा, क्योंकि पोजीशन वेक्टर है तो इसके लिए मैं xi प्लस yj लिख सकता हूँ, ठीक है। और जो फोर्स है, फोर्स F का जो कंपोनेंट होगा वो हमारा क्या होगा, F इज इक्वल टू कैपिटल XI प्लस कैपिटल J हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि 2 डायमेंशनल वे में जब स्टडी करेंगे तो I और J का ही कंपोनेंट आएगा, K का कंपोनेंट नहीं आएगा। तो हम यहाँ पर वैल्यूज रख सकते हैं। देखिए तो M d2 R के प्लेस पर मैं क्या रख सकता हूँ, देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका ये वाला पार्ट हम जो है सॉल्व आउट कर लेते हैं। कैसे, यहाँ से हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डबल डेरिवेटिव कर देते हैं। r बार ओवर dt का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका करेंगे तो d2x, यहाँ पर एक्चुअली में हम बार ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास r बार है, ठीक है। तो d2x बार ओवर dt स्क्वायर प्लस यहाँ पर i भी आ जाएगा साथ में, प्लस यहाँ से आ जाएगा d2y बार ओवर dt स्क्वायर j कैप, ठीक। और f तो हमारा एज इट इज रहेगा। हम इस इक्वेशन में इसको हम अगर फर्स्ट मान ले और यहाँ पर हम इसका वैल्यू जो है पुट करने की कोशिश करें तो देखिए क्या आ जाएगा, m इसके प्लेस पर मैं क्या रख सकता हूँ, इसके प्लेस पर मैं देखिए d2 r बार ओवर dt स्क्वायर के प्लेस पर मैं क्या रख सकता हूँ, ये वाला वैल्यू पूरा रख सकता हूँ। तो क्या है, d2 x बार ओवर dt स्क्वायर i प्लस d2 y बार ओवर dt स्क्वायर j इज इक्वल टू समेशन ऑफ f के प्लेस पर मैं क्या रख सकता हूं, xi प्लस yj। अब गाइस अगर मैं इसका मल्टीप्लीकेशन करूं अंदर तो m के साथ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, m के साथ इसका भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर भी हमारे पास समेशन अलग अलग में ले लो तो ऐसा कुछ आ जाएगा। देखिए क्या आएगा यहाँ पर, m d2x बार ओवर dt स्क्वायर i प्लस m d2 बाई बार ओवर dt स्क्वायर j इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा समेशन ऑफ xi प्लस समेशन ऑफ yj। अब गाइस अगर मैं दोनों ही साइड में कोफिशिएंट किसका, i और j का कोफिशिएंट का कंपेयर करेंगे तो देखिए क्या मिल जाएगा मुझे, i और j का जब कोफिशिएंट्स का कंपेयर करेंगे तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा m d2x बार ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे, समेशन ऑफ x, समेशन ऑफ x। एंड दूसरा वाला जो मिलेगा m d2y बार ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ y। तो देखिए 2 डायमेंशनल वे में हम स्टडी कर रहे हैं मोशन को, इक्वेशन ऑफ मोशन को, तो इसीलिए हमारे पास 2 ही इक्वेशन आया है जो कि एक x एक्सिस के लिए है और एक y एक्सिस के लिए है। तो ये 2 इक्वेशन आपको ध्यान रखने हैं, जब भी आए तो आपको इतना काम जरूर करना है, ठीक है। अब पहले पार्ट पर तो हमने डिस्कशन कर लिया है, लेकिन अब दूसरे पार्ट पर चलते हैं। उसके लिए पहले इसको हम रफ कर लेते हैं। गाइज मोशन अबाउट फिक्स्ड, मोशन अबाउट सेंटर ऑफ इनर्शिया, इसको जो है समझना बहुत आसान है, थोड़ा सा लेंथी जरूर है लेकिन समझना यहाँ पर काफ़ी ईजी है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए मोशन अबाउट सेंटर ऑफ इनर्शिया जब मैंने पढ़ाया था आप लोगों को तो उस टाइम आप लोगों के सामने एक इक्वेशन आया था, लास्ट में रिजल्ट जो हमारा आया था वो समेशन ऑफ r डैश क्रॉस m d2 r डैश ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू r डैश क्रॉस f। गाइज यहाँ पर थोड़ा सा ये जो r डैश है ना वो थोड़ा सा डार्क आप बना लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा डार्क बनाना है आपको r डैश। अब यहाँ से क्या कर लेंगे, डबल डेरिवेटिव जाहिर सी बात हम बाहर ले सकते हैं,
विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन डी ओवर डी टी समेशन ऑफ एम आर डैश क्रॉस डी आर डैश ओवर डी टी आएगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ से कॉमन ले लिया है, इज इक्वल टू आर डैश क्रॉस एफ। इसको हम क्या कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, देखिए वही 2 डायमेंशनल वे में स्टडी करेंगे। एक रिजिड बॉडी कंसीडर किया है जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी g है, एक पार्टिकल हमने p ले लिया है जिसका मास m है, ठीक है, और a इस पॉइंट को मान लेते हैं, इसको हम b मान लेते हैं, ठीक है, जो कि इस बॉडी के मोशन को बताता है, ठीक है। ये जो डायग्राम मैंने बनाया है ये सिंपल सा, ये समझ लीजिए कि इस बॉडी का, ये जो रिजिड बॉडी इस बॉडी का मोशन को बता रहा है। तो हम क्या करेंगे, लेट E1 E2 बी द यूनिट वेक्टर्स अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द r डैश इन द प्लेन AGP। ये जो AGP है, AGP, इस AGP प्लेन में ये जो E1 और E2 है वो हमारा यूनिट वेक्टर है, एक तो अलोंग और परपेंडिकुलर टू r डैश, ठीक। तो r डैश को हम यहाँ पर लेट कर लेंगे, जो r डैश थोड़ा डार्क है ये, ठीक है, r डैश को हम लेट कर लेंगे r डैश अपॉन r डैश इंटू E1 एंड डी आर डैश अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर डैश डी फाइव ओवर डी टी E2, ठीक। इसको हम लेट कर लेंगे, ये चीज आप समझ लीजिए, इसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए यहां से हमें वैल्यू किसका चाहिए, इस चीज का वैल्यू चाहिए, तो हमें क्या करना है, इसी को काउंट करना है, समेशन ऑफ एम आर डैश क्रॉस डी आर डैश ओवर डी टी, यहाँ पर सॉरी डी टी आएगा सिर्फ। अब देखिए यहाँ पर हमने जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिया है ये एक्चुअली में क्या करता है, वेक्टर को शो करता है, ठीक है ना, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन को शो करता है। क्रॉस का मल्टीप्लाई आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई से रिलेट मत करना, क्योंकि यहाँ पर हम वेक्टर के फॉर्म में पढ़ेंगे तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है, ठीक। आर डैश जो डार्क वाला आर डैश है उसका वैल्यू क्या है, आर डैश E1 है, तो हमने वैल्यू रख दिया, क्रॉस आर डैश, और इसका जो वैल्यू है देखिए डी आर डैश ओवर डी टी का जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, आर डैश डी फाइव ओवर डी टी E2, तो हमने उसको रख दिया यहाँ पे। अब इसको जनरली सॉल्व आउट करेंगे, देखिए समेशन ऑफ एम आर डैश का स्क्वायर, देखिए आर डैश इंटू आर डैश का स्क्वायर डी थीटा ओवर डी टी E1 इंटू E2 मल्टी। अब देखिए 5 की जगह पर हमने ये चीज ले लिया, कहने का मतलब ये है कि जिस रेट पर ये फाई हमारा चेंज होगा उसी रेट पर हमारा थीटा भी चेंज होगा। ये चीज मैंने डिस्कशन कर रखा है ऑलरेडी, तभी मैं यहाँ पर डायरेक्टली शॉर्ट बता रहा हूँ एकदम। जब आप इस लेक्चर को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर मैं एक्चुअल में बताने क्या जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहां से जब ये आ जाएगा उसके बाद हम सॉल्व आउट करेंगे, देखिए डी थीटा ओवर डी टी समेशन एम आर डैश स्क्वायर, और E1 इंटू E2 को हम क्या कर लेंगे, n कर लेंगे, और क्योंकि n हमारे पास जो है एक यूनिट वेक्टर को शो करता है, ठीक। तो उसके बाद देखिए समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर जो होता है वो एम के स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि ये जो है हमारे पास क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर देते हैं बहुत सारा, तो हम क्या करते हैं उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं एम के स्क्वायर इंटू एन। अब इसको सॉल्व आउट करेंगे, देखिए एम के स्क्वायर डी थीटा ओवर डी टी एन, और जब हम इधर वाले को सॉल्व आउट करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, ये एक्चुअली मोमेंट के डेफिनेशन से, मोमेंट क्या बताया था मैंने, मोमेंट अगर मैं किसी भी चीज का मोमेंट कैलकुलेट करना चाहूं तो वहां पर मैं बता सकता हूं कि कोई वस्तु है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू जो भी फिजिकल क्वांटिटी होता है। जैसे हम फोर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो फोर्स आ जाएगा, तो यहाँ पर मोमेंट, ठीक है, मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो है ये जो P पॉइंट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा P डैश इंटू F, और इसका जो हमारे पास यूनिट वेक्टर आ रहा है उसका मल्टीप्लीकेशन भी हमारा चलेगा, जो कि ये हमने यहाँ पर हमने ये चीज को लिख दिया है। अब इस इक्वेशन फर्स्ट का यूज करेंगे तो इसके प्लेस पर मैं ये वाला वैल्यू रख सकता हूं और इसके प्लेस पर मैं ये वाला वैल्यू पुट कर सकता हूं। तो जब हम पुट कर देंगे उसको सॉल्व आउट करेंगे, देखिए डी टी एम के स्क्वायर डी थीटा ओवर डी टी इज इक्वल टू समेशन पी डैश एफ। यहां पर हम जो है इसके सिर्फ और सिर्फ स्केलर वैल्यू को ही हम, ये जो स्केलर वैल्यू है एन को छोड़ करके खाली स्केलर वैल्यू है ना, लिख देता हूं मैं टेकिंग स्केलर वैल्यू, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ स्केलर वैल्यू को जब लेंगे तो आपका n हट जाएगा और सिर्फ यही बचेगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, एम के स्क्वायर डी टू थीटा ओवर डी टी स्क्वायर समेशन ऑफ पी डैश एफ आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर जो है हम इसको वेक्टर इक्वेशन में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक ये है कि जब हम यहां से n को हटाएंगे तो ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। तो यहां पर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा लीजिएगा। अब गाइस देखिए इसको हम वेक्टर इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे,
यहां पर मैं आपको सिंपल बता दे रहा हूं, आप लोग कर लीजिएगा इसको, ठीक है। देखिए P है, P का आप कोऑर्डिनेट मान सकते हो, इस जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी G के रिस्पेक्ट में इस P का कोऑर्डिनेट अगर आप मानोगे तो क्या आएगा, अगर मैं पोजीशन वेक्टर P की बात करूं तो यहां से हमारे पास जो P आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा x डैश I और y डैश j, आप ऐसे कर लीजिएगा। और F के लिए आपका कैपिटल X I और प्लस कैपिटल Y J आ जाएगा, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम वेक्टर में कैसे करते हैं वो आप लोगों को होप कि पता है, तो आप लोग इसको सॉल्व जरूर करिएगा। लास्ट में ये क्वेश्चन आएगा और फिर हमारे पास एक वेक्टर इक्वेशन आएगा, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक इक्वेशन आपको और मिलेगा, ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। तो आप लोग इसे जरूर कर लीजिएगा, करने के बाद यहाँ पर रिजल्ट आप लोग लिख दीजिएगा। अगर फिर भी आप लोगों से सॉल्व आउट नहीं होता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, मैं आप लोगों को जो है सॉल्व करके या फिर वहाँ कमेंट के माध्यम से ही आप लोगों को हेल्प करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो होप कि आज का जो वीडियो लेक्चर है वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। बोर्ड थोड़ा सा रफ हो नहीं पाया था, इसीलिए जो है थोड़ा सा यहाँ पर खराब सा हो रखा है, तो आप लोग उस पर ध्यान मत दीजिएगा। जो टॉपिक है उसको आप अच्छे से क्लियर करिए, कोशिश करिए कि इसको आप कर ले, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये होप कि आ जाए। इसका 80 to 95% चांस है कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग इसको कर जरूर लीजिएगा। अगर कहीं पर डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता देना, और अगर चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।